सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर के बारे में, फादर टू सन। एक बहुत ही इमोशनल पोएट्री हम लोगों ने कल पढ़ी कि पिता जो है वो एक अवस्था निकल जाने के बाद किस तरीके के विचार करता है अपने पुत्र के विषय में अपने मन में, और एक अजीब सी ऐसी दूरी को महसूस करता है जिसे शब्दों में बयान शायद नहीं किया जा सकता। तो गाइज देखते हैं आगे। आज हम बात करेंगे समरी के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में कि भाई इस कहानी का सारांश क्या है, कि भाई इस पूरी की पूरी जो कविता है जो हम लोगों ने पढ़ी कि कैसे एक पिता और पुत्र का क्या संबंध है, उसका सारांश क्या निकलेगा। द पोएम हाईलाइट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो ये कविता जो है ये एक सार्वभौमिक समस्या को दर्शाती है। सार्वभौमिक समस्या मतलब लगभग हर घर में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि भाई क्या समस्या है वो सार्वभौमिक समस्या। जनरेशन गैप, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के मध्य आने वाला जो अंतर है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। एंड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और बातचीत की, हाँ, संभाषण की कमी, संप्रेषण की कमी पिता और पुत्र के बीच में हाँ जी पापा जी, ओके जी, थैंक यू जी, इतनी बात होती है, इससे ज्यादा बात नहीं होती। बातचीत की कमी आपको देखने के लिए मिलती है बिटवीन फादर एंड सन, पिता और पुत्र के मध्य। द पोएम बिगिंस विद अ फादर्स लेमेंट। तो कविता शुरू होती है एक पिता के विलाप से, यानी एक पिता जो बहुत ही दुखी अवस्था में है, वह अपने उस दुख को दर्शाते हुए, विलाप करते हुए बात करता है दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, कि वह अपने बच्चे को नहीं समझता है। दो दे हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर सो मेनी ईयर्स, हालांकि या जबकि वे लोग काफी लंबे समय से साथ में रह रहे हैं एक ही घर में, काफी लंबे सालों से या काफी वर्षों से। ही कन्फेसेस, वह कबूल करता है, वह इस बात को मानता है दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम, कि वह अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है, क्या उसकी खुशी है, क्या उसका दुख है, इस बारे में माता पिता को कुछ भी पता नहीं होता है। खासकर पिता को नहीं पता होता है। माँ के बारे में तो क्या कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, रो के बता ही देते हैं कि मम्मी ये समस्या चल रही है। पिता को तो बेचारे को उस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिम, और उसे समझने के लिए ही ट्राइज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, वह प्रयास करता है, एक पिता जो है अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है या वापस से संबंध बनाने का प्रयास करता है। फ्रॉम वॉट ही नोज अबाउट हिम, उन चीजों के माध्यम से जो पहले से वो उसके बारे में जानता है। व्हेन ही वॉज स्मॉल, और वो बातें जो वो पिता जानता है वो कौन सी बातें हैं, वो बातें हैं जब वो छोटा बच्चा था। भाई मान लीजिए कि किसी का बच्चा जब छोटा था, जब 3 साल का था, तो उसे डेयरी मिल्क खाना पसंद था। अब उसका बेटा हो गया 40-42 साल का, और पिता जो है अपनी वृद्धावस्था के अंदर है ना। तो ऐसी स्थिति में अब पिता को तो पता है कि यार मेरे बेटे को डेयरी मिल्क बहुत पसंद थी, तो चलो आज मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तो मैं जाके उसके लिए डेयरी मिल्क लेके आता हूँ। अब 40-45 वर्ष के आयु के बेटे को अगर आप डेयरी मिल्क दोगे तो पहले तो देख के कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हुआ, क्या करना क्या है इसका, मुझे क्यों दे रहे हो, आपके पोते पोती खेल रहे हो उनको दे दो, मतलब मुझे क्यों दे रहे हो, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर पिता जो है वो सोच रहा है कि मैं फिर से अपने संबंध को अपने बेटे के साथ अच्छे बनाता हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ उन सारी चीजों के माध्यम से जो मैं उसके बारे में जानता हूं जब वो छोटा था। तो जब वो छोटा था वो कैसा था। हाउएवर द थ्रेड कनेक्टिंग द टू इज मिसिंग, हालांकि जैसे जैसे भी हो वो एक थ्रेड, वो एक धागा जो इन दोनों को जोड़ सकता है वह मिसिंग है, यानी वो धागा है ही नहीं। समझ में नहीं आता क्या बात करें। एक पिता के तौर पर आप सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि नहीं समझ में आता क्या बात करें, और सब कैसा चल रहा है। अब अगर लड़के की, खास करके बेटों की लाइफ अगर बर्बाद भी चल रही होगी ना, और पिताजी ने पूछ लिया कि और बता सब कैसा चल रहा है, बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, घर पे सब कैसा है, ठीक, वाइफ के साथ कैसा है, सब बढ़िया है, ऑल गुड, बच्चों के साथ सब कैसा है, वेरी नाइस, गुड, जॉब पर, नौकरी पर या धंधे में या बिजनेस में सब कुछ कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मिलता है दोस्तों से, हाँ कभी कभार टाइम मिलता है तो मिल लेता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। मतलब इतनी ऐसी बातें होती है, इस तरह से बात हो पाती है कि जानने का जितना पिता प्रयास भी करेगा ना, तो पुत्र की तरफ से अब कहीं ना कहीं वो एक पर्दा आ गया है, कहीं ना कहीं वो पुत्र जो है वो उस दीवार को तोड़ने में अब सक्षम नहीं है, या शायद वो तोड़ना नहीं चाहता या तोड़ नहीं पा रहा।
कि भाई जैसे स्कूल के अंदर जब छोटे थे, तीसरी चौथी क्लास में, दूसरी क्लास में, और स्कूल से किसी से पिट के आए तो तुरंत आके पापा को होता, पापा आयो, वो बैठा था ना, वो बैठता है ना वहाँ पे, उसने मारा मेरे को कल मैं जाऊंगा उसका सर फाड़ के आऊंगा देखना। फिर पिता समझाता, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, किसी को मारपीट नहीं करनी होती है, ऐसा नहीं करते, गलत बात होती है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो आकर के खुल के जो सामने दिख जाए, पिताजी दिख जाए, माताजी, दादाजी, दादी जी, बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी, ताई जी, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो दिख जाए आकर अपने दिल की बात स्पष्ट तौर पे कह देता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब अपने पिता से या अपने परिवारजनों से वो बातें उतनी खुलकर नहीं कर पाता, उसकी तरफ से एक पर्दा आ जाता है। तो कनेक्टिंग द टू इज मिसिंग, यानी कि ऐसा धागा जो दोनों को जोड़ता था, ऐसा लगता है वो मिसिंग है। ही सीम्स टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है, मिस्ड द लिंक समवेयर, कि इन दोनों के बीच का जो संबंध था, जो लिंक था, वो पीछे कहीं छूट गया है। आइदर ही हैज डिस्ट्रॉयड दिस सीड और मिसप्लेस्ड इट समवेयर इन एन एरिया विच डज नॉट बिलोंग टू हिम। तो पिता यहां सोचता है कि या तो उसने उस बीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ऐसा बीज जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकता था, या फिर उसने उसे कहीं गलत जगह पर बो दिया है, ऐसे एरिया में जो एरिया उसका नहीं है, यानी कि जो पिता का क्षेत्र नहीं है। अपने बच्चे के मन के किसी ऐसे कोने में आपने अपने प्रति प्रेम या उसके प्रति प्रेम को छुपा रखा है कि वो कोना अब आपका है ही नहीं, आप उस कोने को कभी छू नहीं सकते, आप उस कोने को कभी स्पर्श नहीं कर पाओगे। द रिजल्ट इज लॉस ऑफ एफिनिटी, और इसका नतीजा ये निकलता है कि पिता और पुत्र में लगाव की कमी या लगाव समाप्त होना दिखाई देता है। एंड क्लोजनेस, और उन दोनों के बीच में जो निकटता है वो भी कम या समाप्त होती हुई दिखती है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वे बिल्कुल अनजान या अजनबियों की तरह बात करते हैं। एंड देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और दोनों के बीच में आपसी समझ का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। ये आपसी समझ का जो गैप है ना, ये गैप बहुत ज्यादा जनरेशन गैप से मिलता जुलता है। जनरेशन गैप होने की वजह से बहुत ज्यादा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है ना। जैसे कि आप मतलब मेरे फादर साहब के फादर साहब वाला अगर आप टाइम देखोगे, कि मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी का टाइम अगर आप देखोगे, उसमें पिता और पुत्र में इतनी बात होती थी कि पिताजी घर में है तो पुत्र गायब तुरंत प्रभाव से गोली। कहाँ है पापा, कहाँ है? बोले बाहर बैठे हैं। ओके, कितने बजे सोएंगे? 10:30 बजे सोएंगे। ठीक है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? खेत पे जा रहा हूँ। कब आएगा? आऊँगा 11:30 बजे बाद। हो सकता है वो 10:30 बजे ना सोए, 11 बजे सोए, तो क्या करेंगे फिर? अब उनके सामने जाते ही मतलब इतना एक भय का वातावरण होता होगा। मैं मतलब कल्पना कर रहा हूँ, जैसा मुझे बताते हैं बड़े बूढ़े लोग, कि कल्पना कर सकता हूँ मैं कि कैसा वातावरण होता होगा कि भाई एक पिता और पुत्र में से पुत्र हमेशा 40, 42, 45, 50 साल की उम्र में भी घबरा रहा है अपने पिता के सामने जाने से, कि उन्होंने अगर कुछ पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि सामने जाओ मत, ना सामने जाएंगे, ना कुछ पूछेंगे, ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। फिर आया मेरे पिताजी वाला दौर, जहां इतनी बात आप कर सकते हो जितनी बात का मतलब है। खाना खा लिया क्या? तबीयत ठीक है क्या? आप कह रहे थे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं मालिश कर दूं, या मैं पीठ दबा दूं क्या, या मैं दवाई ले आऊं क्या, या मैं डॉक्टर के पास ले चलूं आपको, बस इतना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं। अब जो फादर्स बन रहे हैं, अब जो फादर्स आ रहे हैं, यानी कि हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जो फादर बन रहे हैं या बनेंगे, मतलब उस कैटेगरी में चल रहे हैं, इनके लिए अवस्था ऐसी हो जाएगी कि इनके पुत्र इनके कंधे पर हाथ रखकर इनसे बातें करेंगे। और बेटा क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है? बीमारी बीमारी तो नहीं हो रही कोई? ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन। आज धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि आज के समय के जो पिता पुत्र हैं उनके बीच में बहुत अच्छे से खुल के बात होती है ना। तो ये जब कविता लिखी गई है उस समय की कविता है जब पिता और पुत्र में बात तो हो रही है, लेकिन केवल ऊपरी ऊपरी बात हो रही है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में बात नहीं हो रही है। तो यहां पर ये हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की आपसी समझ का कोई भी तंतु या कोई भी अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट नहीं बचा है। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की कमी बिटवीन फादर एंड सन, पिता और पुत्र के बीच में जो दिखती है, हाईलाइट्स द ग्रोइंग चार्म्स, यानी कि वो हाईलाइट करता है उन दोनों के बीच में बढ़ती हुई दूरी को, खाई को बताता है। बिटवीन द टू जनरेशंस, इन दो पीढ़ियों के बीच में बढ़ने वाले गैप को। द फादर एडमिट्स, पिता जो है वो स्वीकार करता है, एडमिट करता है, दैट द चाइल्ड्स फिजिकल शेप इज अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर, कि बच्चा जो है उसका
फिजिकल शेप यानी कि शारीरिक आकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह चाहता था। यानी पिता जैसा पाल पोस कर अपने बच्चे को बड़ा करना चाहता था वैसा ही वो बड़ा हुआ है। बट देयर इंटरेस्ट डिफर, लेकिन उनकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग हैं, उनकी रुचियों में एकता नहीं है। ज्यादातर बच्चों को या ज्यादातर लड़कों को इमोशन लेस होने के लिए बताया जाता है कि भाई ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहिए, लड़कों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाहर जाना है, पैसा कमाना है, बाहर की दुनिया को समझना है, बाहर की दुनिया के साथ कोप अप करना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें थोड़ा सा इमोशन से दूर रखने की सलाह दी जाती है। और जब वो इमोशन से दूर हो जाते हैं तब वही घर या परिवार वाले या वही लोग जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि भाई ज्यादा इमोशन में नहीं बहना चाहिए, वही उसको मान लेते हैं यार ही इज अ हार्टलेस क्रीचर, निर्दयी आदमी है, दिल ही नहीं है इसके अंदर, तो कोई जिए मरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर पिता कह रहा है कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही बन तो गया, लेकिन हमारी ओपिनियंस, हमारे इंटरेस्ट जो है वो डिफर है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ही कैन नॉट शेयर वॉट द सन लव्स, वह शेयर नहीं कर सकता उन चीजों को कि उसका पुत्र क्या प्यार करता है या उसके पुत्र को क्या चीजें अच्छी लगती है। द लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सामान्य रुचियां हैं उनकी कमी का नतीजा ये होता है इन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई बातचीत में बहुत कमी होती है। द सन इन बिजी इन सर्चिंग न्यू एवेन्यूज, बच्चा जो है, बेटा जो है, वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त है नए नए आयाम अपने जीवन में, नए रास्ते खोजने में, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड मूविंग अवे टू हिज ओन वर्ल्ड, और धीरे 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 वो अपने पिता से दूर होता चला जाता है, अपने खुद के ही संसार में खो जाता है। द फादर विशेस, पिता जो है वो इच्छा जाहिर करता है दैट हिज सन माइट रिटर्न टू हिम, कि उसका बेटा उसके पास लौट आए, एज द प्रोवर्बियल प्रोडिगल, जैसे कि लौकिक खर्चीला बेटा होता है। यानी कि ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में मेरा बेटा कहीं खर्च हो गया है, कहीं चला गया है, वो वापस मुझे लौटकर मेरे पास आ जाए, क्योंकि अब पिता अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। He would prefer his return to the place he is so familiar with rather than risk adventure to unknown and unfamiliar lands। और उसका पिता जो है वो प्रिफर कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि सबसे बढ़िया होगा कि वह वापस उसी भूमि पर लौट आए, उसी घर में लौट आए जिससे वह पहले से परिचित है, फैमिलियर है, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा जोखिम वाले एडवेंचर कार्य करे और अननोन और अनफैमिलियर यानी कि अनजान और अपरिचित भूमि पर जाए। लाइक द फादर इन द ओल्ड स्टोरी अबाउट द प्रोडिगल सन, जैसे कि पिता इच्छा करता है पुरानी कहानियों में बिल्कुल अपने ऐसे खोए हुए या जो बाहरी संसार में जाकर के विलिप्त हो गया ऐसे बेटे के बारे में। ही वुड ऑल्सो फॉरगिव हिज सन, और वह कहता है मैं अपने बेटे को माफ भी कर दूंगा। ही होप टू बिल्ड अ न्यू लव फ्रॉम द सॉरो ऑफ लूजिंग मटीरियल वेल्थ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सन्स वेंचर्स, और वह कहता है कि भैया मैं एक नए, वह उम्मीद करता है कि मैं एक नए प्रेम की रचना करूंगा, सृजन करूंगा उस दुख से जो मैंने पाया है, लूजिंग मटेरियल वेल्थ, कि जो भी भौतिक संसार में यानी जो संसार में हमें जो भी संपदा दिखाई देती है, चाहे वो मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, इन सारी चीजों का जो लॉस है, इनका जो दुख है, उसे मैं भूल जाना चाहता हूं एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सन्स वेंचर्स। उसके पिता, उसके पुत्र के जो भी कार्य करने की वजह से अगर कोई लॉस हुआ हो तो वह उसे भी भूलने के लिए तैयार है। अ रियलाइजेशन ड्रॉन्स ऑन द फादर एट लीस्ट, और अंत में रियलाइज करता है, एक एहसास हो जाता है उसके पिता को अंत में, एट लास्ट, ही एंड हिज सन मस्ट लिव ऑन द सेम अर्थ एंड ऑन द पार्ट ऑफ लैंड, कि उसे और उसके पुत्र को एक ही जमीन पर रहना चाहिए, सेम अर्थ पर रहना चाहिए, एक ही जमीन के भाग पर रहना चाहिए। नाउ व्हेन द सन स्पीक्स, और अब जब बेटा बोलता है, द फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड इट, तो पिता उसके बात को समझ नहीं पाता, ड्यू टू द जनरेशन गैप, पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है उसकी वजह से, समझ की कमी की वजह से। इट सीम्स एज इफ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज द सन इज द इमेज ऑफ फादर्स हिमसेल्फ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह स्वयं को ही नहीं समझ पा रहा हो, क्योंकि पुत्र जो है वह अपने पिता की स्वयं की ही एक इमेज या एक छवि होता है। पुत्र या पिता अलग नहीं होते, एक दूसरे जैसे ही होते हैं ना। यानी कि आप देखो कि ज्यादातर लड़कियां अपनी मॉम को इमिटेट करेंगी, उनकी नकल उतारेंगी, अपनी माँ की तरह बनेंगी, और पुत्र जो होते हैं सामान्यतः अपने पिता की तरह बनते हैं। बस ये है कि लड़कियों में जो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस होता है वो उन्हें उनके पिता से मिलता है, और लड़कों में जो इमोशनल थॉट प्रोसेस होता है वो उन्हें उनकी माता से मिलता है ना। सामान्यतः मतलब मैंने जैसा महसूस किया, मैं कोई
साइकोलॉजी या फिलॉसफी का कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने सामान्यतः देखा है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मैं चाहता था बड़ा होकर मैं मेरे पापा के जैसे बनूँ, क्योंकि उनका बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो मेरी हमेशा इच्छा होती है कि यार ये कहीं भी चले जाते हैं, खड़े होते हैं और 10 लोग आगे होकर के इनके पास आते हैं इनसे बात करने के लिए। तो उनका व्यक्तित्व वैसा है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी है कि ही इज़ द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन एवरीवेयर, कि हमेशा वो जाते हैं कहीं पे भी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वही रहते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा, मैंने कहा यार ये लाइफ मस्त है, ऐसा ही बनना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरी ही छवि है, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, जब आप किसी की तरह बनते हो ना, तब समस्या ये हो जाती है कि आप उनकी अच्छाइयाँ और उनके अंदर जो कमियां हैं उन सारी चीज़ों को एज इट इज़ ले लेते हो। और कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट इमेजिनरी, कि भाई मैं ऐसे व्यक्ति को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जो अकेला रहना पसंद करता है, एकांकी किस्म का है, और उसका हमेशा ये रहता है हाँ ठीक है देख लो यार तुम्हारे को जो ठीक लगे, मेरे से बात मत करो, मेरे को कुछ मत बोलो, तुम्हारे को जो करना है तुम्हारी लाइफ में करो, मेरे को परेशान मत करो। उसका मतलब ऐसा रवैया है उस व्यक्ति का। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा महसूस करेंगे कि जब आप उसे इमिटेट करेंगे, आप जब उसकी नकल करेंगे, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। फिर एक समय के बाद जब कोई आकर के आपसे बात करने का प्रयास करेगा, आप अरे छोड़ना यार, देख ले तेरे हिसाब से, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मेरे को मत बोल, वो चीज हो जाती है। ठीक है, द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन कॉजेज एंगर, और ये जो दुख है अलग होने का, जुदाई का जो दुख है, वह गुस्से को उत्पन्न करता है। दे मेक नो स्पेशल एफर्ट टू मेक अप द लॉस, और वे लोग फिर कोई भी विशेष प्रयास नहीं करते कि भैया इस लॉस का वापस से भरपाई हो सके, इसे ठीक कर सके। द लैंड दे एक्सटेंड इज एम्प्टी, और वे द हैंड दे एक्सटेंड इज एम्प्टी का मतलब क्या है, वो हाथ जो आगे बढ़ाते हैं अपने पुत्र का हाथ पकड़ने के लिए, वो खाली ही रह जाता है। However, there is a strong desire for something to help him in forgiving and forgetting the bitterness. हालांकि एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसे मदद मिले और वह भूल सके और माफ कर सके उस अप्रसन्नता को, उस बिटरनेस को, उस कड़वाहट को जो उस संबंध में आ गई है। जो बच्चे बचपन से पिताजी से पिटते रहते हैं, आए दिन पिटते रहते हैं, कारण के पिटते हैं, बिना कारण के पिटते हैं, ना कारण के पिटते हैं जिनको मतलब एक उम्र के बाद तो एहसास हो जाता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, केवल और केवल पिटने के लिए स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में टीचर पिटेगा, घर आऊंगा तो पिताजी पिटेंगे, ताऊजी पिटेंगे, दादाजी पिटेंगे, बड़ा भाई है वो पिटेगा, कोचिंग जाऊंगा तो वहाँ कोचिंग का टीचर पिटेगा ठीक है, कभी कभी मम्मी का मूड खराब होगा तो वो भी हाथ साफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं मारेगी, एक आधी मारेगी तो ऐसे बच्चों के मन में एक हमेशा कड़वाहट भर जाती है अपने घर परिवार या अपने इष्ट मित्रों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जो वास्तविकता में तो उसका भला चाहते हैं, वास्तविकता में तो उसका अच्छा करना चाहते हैं, उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका इतना गलत है कि जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उन लोगों से घृणा करना शुरू कर देता है। और ज़्यादातर बच्चों, पुराने टाइम में आप देखोगे ना तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई इसीलिए छोड़ते थे कि पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ ठुकाई, स्कूल गए टीचर मार रहा है, घर आए पिताजी ने बोला सुना तेरा का पहाड़ा, तेरा एकम तेरा तेरा दिन कुछ था पापा मैं भूल गया भट्ट जा शाम को कोचिंग पढ़ने, वहाँ टीचर पूछ रहा बता तेरा का पहाड़ा, अरे तेरा का पहाड़ा याद होता तो यहाँ आता ही क्यों है, नहीं याद है मारो मत प्लीज, वहाँ पे भी पढ़ रही है उसमें बड़ा बड़। तो उसको लगता है कि यार पढ़ाई जो है वो मेरे पिटने का कारण है, मेरे माता पिता गुरुजन सब लोग मेरे से अप्रसन्न रहते हैं, क्यों रहते हैं? पढ़ाई की वजह से। तो इससे बढ़िया एक काम करता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगी पढ़ाई ना कोई तेरा का पहाड़ा पूछेगा कड़े से खत्म। ठीक है, तो मैं जो एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ या मैंने जो देखा है, जाना है, समझा है, पढ़ा है, क्योंकि आप अपने जीवन में सारी चीज़ें नहीं देख सकते, आप अलग अलग लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो अच्छा आपको लगता है ओके ऐसा भी जीवन होता है, तो उन सब से मैंने जो सीखा है, तो आपका जीवन का क्या एक्सपीरियंस है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, रेफरेंस हमेशा सेम रहता है कि भाई कहाँ से इस कविता को लिया गया है, कॉन्टेक्स्ट मतलब इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। तो सबसे पहला स्टेंजा है हमारा आई डू नॉट से लेकर के स्मॉल तक का, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फादर टू सन, ये हमारी कविता है फादर टू सन, इससे लिया गया है। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है उन्होंने इसकी रचना की है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन ही एंड हिज फादर, तो यहाँ पर वह अपने और अपने पिता के मध्य होने वाले संबंध को दर्शाता है। एंड व्हाट डज द फादर मीन
व्हेन ही सेज आई नो नथिंग ऑफ हिम। और पिता यहाँ पर क्या कहना चाहता है जब वह अपने पुत्र के बारे में कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन अबाउट द थीम एट द पोएम इन द जनरेशन गैप। पोएट जो है यहाँ प्रयास करता है व्याख्या करने की कि क्या थीम है, यानी कि बेसिक प्लॉट क्या है इस कविता का। पोएम इन इज द जनरेशन गैप, कि कविता जो है पूरी तरीके से एक ही थीम पे काम करती है, जनरेशन गैप, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच होने वाला या उन दोनों के मध्य होने वाली जो दूरी है वो, विच अकर्स व्हेन द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू जनरेशन ब्रेक्स। और खास करके ये तब होता है जनरेशन गैप की जो दिक्कतें हैं वो कब आती है, जब दोनों पीढ़ियों के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, यानी बातचीत का जो साधन होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ड्यू टू अ म्यूचुअल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों में आपसी समझ की कमी होने के कारण, टॉलरेंस सहन शक्ति की कमी होने के कारण, एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की योग्यता की कमी होने के कारण। दिस पोएम इज द फादर्स इनेबिलिटी, ये कविता जो है पिता की इनेबिलिटी को, असमर्थता को दर्शाती है, टू कम टू टर्म्स विथ द यंग एडल्ट, जो कि एक टर्म पे आता है यंग एडल्ट के साथ, हु हैज रिप्लेस्ड द फादर्स लिटिल बॉय, जो कि अब पिता के छोटे से बच्चे को पूरी तरीके से बदल चुका है, अब तो बड़ा हो गया ना, परिपक्व इंसान हो गया। द पोएम हाईलाइट्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अ फादर अंडरगोज व्हेन हिज सन बिकम ओल्ड इनफ टू डिफाइन हिज ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये कविता जो है ये हाईलाइट करती है, मतलब आगे बढ़ाकर हमें दिखाती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक संघर्ष चलता है पिता के मन में, जिससे एक पिता गुजरता है जब उसका बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो डिफाइन कर सकता है, वो अपने आप स्वयं के इंटरेस्ट को देख सकता है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचियों को देखता है, अपने थॉट्स विचारों को और अपने परसेप्शंस को, जीवन में अपने दृष्टिकोण या नजरिए को स्वयं के हिसाब से चलाता है। द ब्रूडिंग फादर कंप्लेन्स, नाराज हुए से जो पिताजी हैं वो कंप्लेन करते हैं दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड डिस्पाइट हैविंग लिव्ड टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स इन द सेम हाउस। तो ये नाराज से जो पिताजी हैं ये कंप्लेन करते हैं कि वे अपने बच्चे को नहीं समझ सकते, हालांकि वो बच्चा हमेशा से उनके साथ ही रहा है बहुत सारे सालों से, इन द सेम हाउस, एक ही घर में। द फादर ट्राइज टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन व्हाट ही न्यू ऑफ द सन फ्रॉम हिज यंगेस्ट ईयर्स। और पिता जो है वह प्रयास करते हैं कि वे जारी रखें अपने रिलेशनशिप को इस बेस पे जो भी वो जानते थे अपने बच्चे के बारे में, जब वो बहुत ही अपने जीवन के प्रारंभिक समय में था, 3 साल 5 साल 6 साल तक का था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह द सन हैज चेंज्ड ओवर टाइम, बच्चा जो है समय के साथ बदल चुका है। द टोन इज ऑलमोस्ट प्लीडिंग, और पिता की जो टोन है वो लगभग ऐसी है कि वो प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ लिंक विथ हिज ग्रोन अप सन, कि वह प्लीडिंग यानी प्रार्थना करते हुए प्रयास कर रहा है कि कोई एक ऐसा कॉमन लिंक मिल जाए जो उसके ग्रोन अप बच्चे के साथ उसे जोड़ने का प्रयास में सफलता उसे मिल सके। बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस कविता के बारे में जाके अभी नहीं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसके बेटे की उम्र 35 साल से ऊपर की हो और उनकी स्वयं की उम्र मेरे हिसाब से फिर 60 के आसपास की होगी, है ना, 60-65 के आसपास। ऐसे किसी व्यक्ति से बात करेंगे ना इस कविता के बारे में तो वो आपको बहुत बढ़िया नजरिया, बहुत बढ़िया दृष्टिकोण बता पाएंगे, अगर उन्होंने अपनी जिद और गुस्से को छोड़ दिया होगा। तो नहीं छोड़ा होगा तो बोले ठीक है, बात करे ठीक, नहीं करे ठीक, अपने क्या काम है। सेकंड स्टेंजा है फादर से लेकर के फॉरगिव तक, रेफरेंस सेम रहेगा। ये पंक्तियां जो है पोएम से ली गई है फादर टू सन से, और इसके रचयिता जो है वो है एलिजाबेथ जगिंस। और इन लाइंस में पोएट जो है डिस्क्राइब करता है हाउ वन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कैसे कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझ सकता, व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और ऐसा क्यों होता है कि दुख से गुस्सा उत्पन्न होता है, व्हाट डज फादर एंड सन लॉन्ग फॉर, यानी कि ऐसी क्या चीज है जिसके लिए पिता और पुत्र इच्छा करते हैं, एंड व्हाई आर देयर हैंड्स एम्प्टी, और क्यों उनके हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। इन दीज लाइन्स द ऑथर ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट द सन थिंग्स, इन पंक्तियों में ऑथर जो है वो प्रयास करता है एक्सप्लेन करने का कि बच्चा क्या सोचता है, दैट ही इज एट अ पॉइंट वेयर ही इज स्ट्रगलिंग, कि वह अपने जीवन में एक ऐसे पॉइंट पर है जहां वह संघर्ष कर रहा है टू अंडरस्टैंड इवन हिमसेल्फ, जहां वह व्यक्ति यानी कि पिताजी अपने आप को स्वयं को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद ये चीज हो जाती है कि हम क्या चाहते हैं और सामने क्या हो रहा है, जमाना कैसा चल रहा है, इन 3 चीजों में अंडरस्टैंडिंग बिठा करके या इन 3 चीजों को मैनेज करके एक साथ चल पाना कई बार पिता के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो सारी चीजें एक साथ नहीं कर पा रहा है।
अब आज के ज़माने में पिता ऐसी रील्स तो देख रहा है जहां पर वृद्ध पिता है और जवान बेटा है और उसके कंधे पे हाथ रख के और सारी बातें करते हुए चल रहे हैं। अब ठीक है, ज़माना भले ऐसा आ गया है, उस पिता के लिए अपने आप को इस बिंदु तक ला पाना इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे हाथ रख के चलूँ बेटे पे बोले भाई मेरे बस की नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों में तो कई बार ये कह रहा है कि वह स्ट्रगल कर रहा है कि वह स्वयं को ही नहीं समझ पा रहा। ही डज फील द ग्रिड ऑफ द ब्रोकन रिलेशनशिप ही शेयर्स हिज फादर एंड यट। तो वह फील करता है, वह ग्रिड यानी कि जो रिलेशनशिप के जो धागे या जो तारतम्य था जो टूट गया था, ही शेयर्स हिज फादर एंड येट, जो वो अपने पिता के साथ शेयर करता था और फिर भी देयर इज एंगर, तो उसके मन में एक एंगर है, गुस्से का भाव है, दैट अराइजेस आउट ऑफ हिज कंफ्यूज्ड, कि भाई वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उस वजह से फिर गुस्सा और आने लगता है। फ्रॉट इनर सेल्फ, और अपने आप से ही अंदर अंदर लड़ता है। द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और बच्चा पहली बार के लिए बोलता है, एंड इट इज क्वाइट क्लियर, और ये काफी स्पष्ट या साफ होता है, दैट द फ्रस्ट्रेशन लाइज ऑन बोथ साइड, कि फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन जो है ये दोनों तरफ ही, पिता और पुत्र में, दोनों में ही दिखाई देता है। द फादर कंक्लूड्स द पोएम रियलाइजिंग, और फादर जो है वो निष्कर्ष निकालता है इस कविता का, रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, दैट इन देयर हार्ट्स, के उनके हृदय में, ईच ऑफ देम वॉन्ट्स टू फॉरगिव द अदर, कि दोनों के मन में ये भाव है कि भाई मैं आपको माफ कर देता हूं, मैं आपको माफ करना चाहता हूं। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को, दोनों एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं। हाउएवर, फिर भी, नाइदर वॉन्ट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप, दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और पहला कदम क्या है, माफी मांगना। ईच पुट्स आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू टेक, प्रत्येक दोनों में से, यानी पिता और पुत्र दोनों ही एक खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं ताकि सामने वाला आकर के उस हाथ को पकड़ सके। बट नाइदर प्लेसेस देयर्स इन अदर्स हैंड, लेकिन कोई भी अपना हाथ दूसरे के हाथ में नहीं रखता। हाउएवर इट इज पॉजिटिव, जैसे भी हो एक सकारात्मक है, दैट एटलीस्ट दे लॉन्ग टू फॉरगिव, कि आखिरकार उनके मन में इच्छा तो है, लालसा तो है माफ करने की, एंड गिव अ वे टू मेक थिंग्स वर्क, और वो रास्ता देना चाहते हैं, वो एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे जो चीज़ें उनके बीच में बिगड़ गई हैं वो चीज़ें ठीक से काम कर सकें। तो उनके मन में इच्छा और लालसा तो बहुत है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। अपने अहंकार को अगर व्यक्ति थोड़ा सा साइड में रखे तो शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आपने एंजॉय किया होगा। Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon. Bye.